आज से हम लोग जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है उसको आरंभ कर रहे होंगे। और अभी तक की 6th क्लास की एनसीईआरटी में हम लोगों ने कुछ गुप्त वंश के बारे में जाना हुआ है और उसके आगे की कहानी इस फर्स्ट चैप्टर में मोटे तौर पर बताई गई है, जिसकी की हेडिंग है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस चैप्टर का जो हाइलाइटेड पीडीएफ है या और सारे चैप्टर्स का वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर होगा अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप अपनी भी 7th क्लास की एनसीईआरटी खोल लीजिए और साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिए। एक भूगोलवेत्ता का यहाँ पर नाम दे रखा है जिनका नाम अल इद्रिशी था, ठीक है। और चूंकि एनसीईआरटी में इनका नाम दे रखा है तो हो सकता है कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि अल इद्रिशी जो है किस चीज के लिए विख्यात थे, तो ये भूगोलवेत्ता थे। भूगोलवेत्ताओं का मोस्टली काम क्या होता है कि वो मैप्स वगैरह बनाते हैं और उसके आधार पर पूरे विश्व का एक मोटे तौर पर भौगोलिक आकलन वगैरह करते हैं, ठीक है। उनके द्वारा बनाए गए किसी एक मैप को दिखाया गया है यहाँ पर, और साथ में ये भी कुछ लिख रखा है कि आरंभिक जो मैप्स थे ना वो बहुत प्रिसाइज्ड नहीं होते थे। जैसे भारत का एक मोटे तौर पर आप मैप देखेंगे तो ये जो काठियावाड़ पेनिनसुला है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने नहीं बना रखा है, ठीक है। तो ये सारी गलतियां क्या होती होंगी कि आरंभ के भूगोलवेत्ताओं से होती होंगी, ठीक है। बेसिकली जो पूरा यूरोप है वो डार्क एज में डूबा हुआ था। उसके बाद लोगों में वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। उसी वैज्ञानिक चेतना के विकास ने क्या किया कि उनको विभिन्न खोजों को करने के लिए प्रेरित किया, जिससे रिनेंसा या पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण कहने का तात्पर्य ही ये है कि लोगों के मन में अब ये चेतना घर कर गई कि अगर आपको लाइफ में बहुत अच्छा करना है तो धार्मिक चीजों को क्या करना होगा कि फ्रंट सीट से बैक सीट पर डालना होगा, और साइंटिफिक अप्रोच को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को, वैज्ञानिक सोच को आपको क्या करना होगा, अपनाना होगा, ठीक है। उसी के आधार पर तमाम जो है सो कि यंत्र बनाए गए हैं, ठीक है। चाहे ये भाप का इंजन हो या फिर आपको प्रिंटिंग प्रेस हो। तो इन्हीं सारी चीजों में से एक इंपॉर्टेंट आपको क्रेडेंशियल क्या था कि नेविगेशन को लेकर के भी क्या हुआ है कि एक बहुत अच्छा विकास हुआ है। जो समुद्री यात्राएं हैं उनको लेकर के बहुत सारे विकास हुए हैं। उसी में से आगे जाकर के हम लोगों को पता है कि कोई कोलंबस थे जो भारत की खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन समहाउ भटक करके वो कहाँ चले गए हैं, वेस्ट इंडीज में चले गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान में रखेंगे कि वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, ठीक है ना। भले वो लोग क्रिकेट एक नाम से खेलते हों, ठीक है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का क्रिकेट मैच है, लेकिन वो कोई एक देश नहीं है, ठीक है। वो बहुत सारे देशों का समूह है जो कलेक्टिवली एक नाम से क्या करते हैं कि वो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं ओलंपिक जैसे गेमों में देखेंगे या किसी किसी गेम, अन्य गेमों में देखेंगे कि वो लोग कंट्रीज जो भी हैं, बारबाडोस वगैरह है, ठीक है, गुयाना है, तो ये सब अपने अलग अलग नामों से भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कोलंबस की कहानी है कि वो इंडिया को ढूंढने के लिए चला, वेस्ट इंडीज वो पहुंचा है, और वेस्ट इंडीज से आगे वो क्या, कहाँ, किसकी खोज की है उसने, तो अमेरिका की खोज की है। किस ईयर की है, तो 1492 में की है। और उसको क्या लगता था कि वो इंडिया के ईस्ट किनारे पर पहुंचा है, इसीलिए उन द्वीप समूहों का एक सामूहिक नाम आपको देखने को मिलता है, विच इज वेस्ट इंडीज, ठीक है। सॉरी, उसको लगा कि वो वेस्ट फ्रंट पे पहुंचा है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचा है, तो इसीलिए उसने क्या नाम रखा, वेस्ट इंडीज, ठीक है। उसी में आगे जाकर के क्या होता है कि 1498 में कोई वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते, जो कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, वहां से होते हुए ये आदमी आपको कहां आ गए हैं, साउथ इंडिया में आ गए हैं, ठीक है। तो जरूर जो आरंभिक मैप्स वगैरह रहे होंगे ना वो बहुत प्रिसाइज नहीं रहे होंगे। लोगों को विभिन्न भौगोलिक स्थानों के बारे में बड़ी सटीक जानकारी नहीं रही होगी, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि कोलंबस भटक करके इंडिया की जगह कहां चला गया है, वो चला गया है अमेरिका, ठीक है। इसीलिए अमेरिका को नया महाद्वीप भी कहा जाता है, उसकी खोज हुई, ठीक है। तो यही इस पूरे स्टार्ट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि पहले के जो भी मैप्स वगैरह हैं वो क्या हैं कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, ठीक है।
बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। और फिर यहां पर आप देखेंगे कि यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए नक्शों का इस्तेमाल किया करते होंगे। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। आगे चलकर विज्ञान भी बहुत ज्यादा बदल गया और जो इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हमारे लिए आज के समय में कभी भी हम पुरातन काल की हिस्ट्री वगैरह को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज हो जाती है, तो जो भी उस समय के इतिहासकारों ने ऐतिहासिक विवरण दिए हुए होते हैं। लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा है, हुएनसांग की कहानी पढ़ी, फाहियान की कहानी पढ़ी, कोई एक बंदा हर्षवर्धन के काल में आया है, कोई एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कालखंड में आया है और कोई एक इत्सिंग थे जो 673 में आए हैं। तो ये इन्होंने अपने यात्रा विवरण लिखे हैं और उन यात्रा विवरणों के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं कि भारत को और संपूर्णता से जान सकते हैं। विदेशी जो भी आपको विदेशी यात्री होते हैं उनके यात्रा विवरणों का विशिष्ट महत्व होता है, क्योंकि लास्ट बार हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे कि इतिहास बहुत ज्यादा वर्जन्स का खेल होता है। ठीक है, जैसे आप सोच करके देखिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की हार हुई है तो सारे इतिहासकारों ने एक तरफा ब्लेम किसको कर दिया, हिटलर को कर दिया, दैट ही वाज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हाउएवर जब यूएसएसआर टूटा है और बहुत सारे उनके डॉक्यूमेंट्स ऑन एयर हुए हैं, ऑन पब्लिक हुए हैं, तब लोगों को पता चला है कि स्टालिन भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था इन चीजों के लिए। ठीक है ना, तो इतिहास बेसिकली वर्जन्स का खेल है। ठीक है, अगर आप जीत गए हैं, आप अगर सत्ता में हैं तो आप अपने हिसाब से इतिहास लिखवाएंगे, लेकिन कोई एक विदेशी यात्री है ना, तो वो आपके बारे में कोई बहुत सारी सटीक बातें ही बताएगा, वो कुछ बहुत आपके बारे में गलत बातें नहीं बताएगा। अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि समय के साथ साथ वही जो बातें हम आपको बताएं, सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा। शब्दों के जो अर्थ होते हैं ना वो भी समय के साथ साथ क्या करते हैं, बदल जाते हैं। है? अगर किसी देश में अगर मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर सत्ता स्थापित की गई है तो वहां पर मार्क्सवाद को एक पॉजिटिव वर्ड के तौर पर देखा जाएगा और पूंजीवादी देशों में इस शब्द को एक निगेटिव सेंस में देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या बताया गया है, जैसे हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसको कैसे देखते हैं, आधुनिक जो हमारा राष्ट्र राज्य भारत है उसके तौर पर देखते हैं, लेकिन एंशियंट टाइम पर ऐसा नहीं रहा होगा। ठीक है, जैसे 13वीं सदी में फारसी के एक इतिहासकार का नाम लिख रखा है, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मिन्हाज ए सिराज ने क्या लिखा है, तो इस व्यक्ति ने तबकाते नासिरी लिखा हुआ है जो नसरुद्दीन मोहम्मद नामक शासक के ऊपर है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि सिराज ने क्या लिखा है, तो तबकाते नासिरी लिखा है जो कि किसी नसीरुद्दीन महमूद नामक शासक की बात कही गई यहां पर है। तो इसके जो हिंदुस्तान का मतलब था ना वो था, उसके कहने का मतलब था ओनली पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र है। आगे जाकर के क्या हुआ है कि आगे जाकर के क्या हुआ है कि राजनीतिक अर्थ में अब आगे जाकर के ये उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया जो दिल्ली के सुल्तान जो है सो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो दिल्ली के जो भी सुल्तान वगैरह थे, ठीक है, ये चूंकि शुरू शुरू में क्या थे कि केवल नॉर्थ इंडिया तक कॉन्फाइंड थे,
केवल उत्तरी भारत इनके नियंत्रण में आता था। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को पेनिट्रेट करने का या उसको अपने अधीन लाने का प्रयास किया। तो 13वीं सदी का कोई अगर इतिहासकार होगा ना, तो उसके लिए हिंदुस्तान का मतलब क्या होगा कि वो केवल नॉर्थ इंडिया तक कॉन्फाइंड होगा, साउथ इंडिया के बारे में उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ठीक है, वही लिख रखा है कि उसके हिंदुस्तान में दक्षिण भारत का आपको समावेश नहीं हुआ होगा। ठीक है, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने क्या किया, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ठीक है, बाबर जो कि फरगना का शासक था, और ये फरगना आज के समय में कहाँ पे है, तो ये उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान में है। इसने कौन सी आत्मकथा अपनी लिखी है, तो बाबरनामा लिखी है। ठीक है, और बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की में लिखी गई है। ये सारे क्वेश्चंस बाबर के ऊपर पूछे जाते हैं। बाबरनामा इसने लिखा है, और उस समय की जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी इंडिया की वो फारसी थी। हाउएवर ये जो बुक है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये फारसी में नहीं लिखी गई है बल्कि तुर्की में लिखी गई है। कहाँ का शासक था, तो फरगना का शासक था, और आज के समय में फरगना कहाँ आपको एग्जिस्ट करता है, तो ये उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, उसके अतिरिक्त 14वीं सदी के कोई कवि आमिर खुसरो थे, उनके लिए हिंद शब्द के मायने दूसरे थे। ठीक है, जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द के राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए थे जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, आमिर खुसरो कौन सा व्यक्ति था जिसने 7, किसी किसी पुस्तक में आपको 7 मिलेगा, किसी किसी में आपको 8 मिलेगा, जिसने 7 या 8 शासकों का क्या देखा, शासनकाल देखा। किस चीज के इजाद के लिए इसको जाना जाता है, तो इसको सितार के आविष्कार के लिए जाना जाता है। एक नई भाषा शैली जो इसने यहाँ की स्थानीय भाषा और फारसी को मिक्स करके लिखना शुरू किया, जिसको हिंदवी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो हिंदुस्तान शब्द है, इसकी परिभाषा समय के साथ बदलती गई है। अगर आप भौगोलिक सेंस में देखें, सिराज के लिए इसके मायने कुछ और थे, बाबर के लिए कुछ और थे, और उसके पहले आपको आमिर खुसरो के लिए कुछ और थे। फिराक गोरखपुरी उर्दू के एक बड़े शायर हैं। ठीक है, जिनका ओरिजिनल नाम है रघुपति सहाय। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा शेर लिख रखा है कि अक़वाम, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सर जमीने हिंद पर अक़वाम ए आलक फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अलग अलग जगहों से लोग आए, उनकी भारत को लेकर के एक अलग तरीके की भावना थी, और उसी के आधार पर इस देश का धीरे धीरे निर्माण होता गया। जैसे पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि 36 अमेंडमेंट के द्वारा जो सिक्किम है उसका विलय भारत में 1975 में कर लिया गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछते हैं। 36 अमेंडमेंट किससे संबंधित है, सिक्किम से संबंधित है। किस ईयर का है, तो आपको 1975 का है। इसके पहले वाला जो अमेंडमेंट है 35, इसमें सिक्किम को भारत के एक सह राज्य के तौर पर माना गया, अपनाया गया। ठीक है, जिसकी रक्षा सुरक्षा का दायित्व भारत ने लिया था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आमिर खुसरो को ये 1975 वाली कहानी तो पता नहीं होगी। इन सारे लोगों के लिए हिंदुस्तान के मायने अलग अलग रहे होंगे। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। वही अजनबियों की बात लिख रखी है कि धीरे धीरे किसी भी जगह पर लोग जो भी आते हैं उनको विदेशी कहा जाता है। ठीक है, और विदेशी जो शब्द है ना, ये किसी भी बाहर वाले इकोसिस्टम से आने वाले लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे संथाल विद्रोह वगैरह में या मुंडा विद्रोह के संदर्भ में अगर देखें, तो जो भी जनजाति लोग थे ना, ये एक शब्द इस्तेमाल में लाते थे दिक्कू, जो कि परदेशियों को इंगित करता था। दिक्कू मतलब बाहर के साहूकार हो गए, या कोई सा भी और ऐसा आदमी जो इनकी जमीनों का अधिग्रहण कर रहा था, इनको आर्थिक, सामाजिक या कानूनी रूप से प्रताड़ित कर रहा था। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी नगरवासी के लिए कोई वनवासी क्या होता है, विदेशी होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग कोई 6 क्लास की एनसीईआरटी केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे होते हैं, तो इतनी ही बातें आपको जाननी है, इस चैप्टर में कुछ खास चीजें हैं नहीं। उसके अगले में देखिए कुछ बता रखा है आपको कि आरंभिक समय में क्या किया जाता होगा ना, कि पुस्तकों को क्या किया जाता होगा, पांडुलिपियों के तौर पर क्या किया जाता होगा, उनको लिखा जाता होगा। इनको लिखने का काम हाथों से किया जाता था। और हम एक दिन आपको बता रखे थे कि यूरोप में रिनेंसा शुरू हुआ है। रिनेंसा मतलब पुनर्जागरण। उसी पुनर्जागरण के आधार पर लोगों के मन में नई नई वैज्ञानिक खोजों के इजाद की भावना प्रबल हुई है। उसी में से एक चीज प्रिंटिंग प्रेस थी, और इसी प्रिंटिंग प्रेस को पुर्तगाली इंडिया में लेकर के आए हैं। और प्रिंटिंग प्रेस का क्या होता है ना, कि ज्ञान और विज्ञान के प्रसार में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आप एक अपनी विचारों को एक संगठित तरीके से एक किताब में लिख सकते हैं। ठीक है, उस किताब को अगर प्रिंटिंग प्रेस का आपने सहारा लिया ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि बिना किसी गलती के सेम चीज को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसकी नकल कर सकते हैं, और आपका जो विज्ञान या आपका जो विशिष्ट ज्ञान था, जो केवल आप तक संदर्भित था, केवल आप तक वो सीमित था, उस चीज का प्रचार प्रसार आप बाकी जगत में कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक छोटी सी कहानी दे रखी है कि एक विद्वान था, उसको एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। अब उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और उसी के कागज को सुखा करके उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, जबकि आज के समय में हम लोग क्या देखते हैं कि मास प्रोडक्शन होता है कागज वगैरह का, इसीलिए बाजार में दुकानदार से हम लोग कुछ सामान वगैरह भी खरीदते हैं, तो वो भी हमको कागज के ठोंगे में चीजों को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर प्योर इकोनॉमी इन्वॉल्व है। शुरू के समय में क्या होता होगा कि कागज का मास प्रोडक्शन नहीं होता था, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं होता था, तो डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल होता है, मांग और आपूर्ति का जो नियम होता है, उसके अनुसार कागज की डिमांड जो थी वो ज्यादा रही होगी, और आधुनिक यंत्रों के आधार पर उनका निर्माण नहीं किया जाता था, तो बहुत कम मात्रा में कागज का निर्माण किया जा सका कर सकते होंगे। तो डेट मीन डिमांड था और सप्लाई बहुत कम थी। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ रखा है, तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? ऑब्वियस सी बात है कि आज के समय में आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, तो अगर मांग है बाजार में तो उसकी आपूर्ति भी है, तो कीमत कम है रिलेटिवली। और वही पुराने समय में क्या होता होगा कि एक तो शिक्षा का प्रसार बहुत लोगों तक नहीं था। ठीक है ना, तो बहुत कम लोगों को क्या करता होगा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इन सारी चीजों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, और सप्लाई उसके हिसाब से मार्केट में होता नहीं होगा, तो डेट मीन्स की डिमांड रहने के बावजूद सप्लाई नहीं होने के कारण पुराने समय में चीजें महंगी रहती होंगी। ठीक है, अब एंशियंट टाइम पर कागजों का क्या किया जाता था, तो लोग धर्म ग्रंथों को लिख लेते थे, या शासकों के वृत्तांत लिखे जाते थे। कोई संत महात्मा, जैसे अभी के समय में बाबा बागेश्वर हो गए या सदगुरु हो गए, इनके जो अनमोल वचन हैं, इनके जो सत्संग होते हैं, उनको हम आप यूट्यूब के थ्रू जानते हैं। उस समय आपको मीडिया तो रहा नहीं होगा, उस समय अपनी वाणी अपनी बात को दूसरों तक प्रखरता से पहुंचाने के एकमात्र सशक्त साधन के तौर पर कागज रहा होगा। तो इनकी वाणी को भी हम लोग क्या करते होंगे कि उनका संकलन भी करते होंगे। अदालतें जो होती होंगी, उनके दस्तावेज या हिसाब और करों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। उसी के अगले में देखिए क्या लिख रखा है, उन दिनों छापखाने तो थे नहीं, प्रिंटिंग प्रेस उस समय नहीं था। अभी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं कि प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ है कब, तो जब आपको रिनेंसा का प्रारंभ हुआ है यूरोप में। उसी ज्ञान को पुर्तगालियों ने अर्जित किया है, और पुर्तगाली वो पहले लोग हैं जिन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किया है। तो उस समय अगर नहीं थे तो डेट मीन्स लोग हाथों से चीजों को लिखते होंगे, और हाथों से लिखने वाले इन लोगों को क्या कहा जाता था, लिपिक कहा जाता था, या नकल नवीस कहा जाता था। नकल नवीस मतलब किसी भी चीज की एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो इसीलिए नकल नवीस। ठीक है, अब इसमें समस्या क्या होती होगी कि
आप जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है क्या आपने कभी अपने किसी फ्रेंड की कॉपी से कुछ चीजों को कॉपी किया है, ठीक है, अगर उसकी नकल आपने ली हुई होगी तो आप देखेंगे कि आपको उनकी हैंडराइटिंग समझने में भी समस्या आएगी, एक चीज। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि सेम रेप्लिकेट आप ना कर सके, आपके फ्रेंड की कॉपी में जो चीजें लिखी गई है ना, एग्जैक्ट वही चीजें आप न लिख पाए, तो डेट मीन्स उस समय नकल वगैरह करना आसान नहीं होगा, लिखावट समझ में आने में समस्या। और आप क्या कर सकते हैं कि कुछ छोटे मोटे लेकिन कुछ ना कुछ आपसे गलतियां हो ही जाएंगी। अब दो यहां पर लिपियों के बारे में दे रखा है, और चूंकि आज एनसीईआरटी में दे रखा है और आजकल ये फैक्ट्स आधारित बहुत सारे ऐसे जो टर्म्स हैं उन पे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो दो लिपियों के बारे में देखिए क्या लिख रखा है। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हमको हो सकती है, ठीक है। ऐसी ही एक लिपि है नस्तलीक लिपि, ठीक है, इसमें वर्ण जोड़ करके धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। अभी के समय में इंग्लिश में जैसे शॉर्ट हैंड का प्रचलन है ना, ठीक है, जैसे रिपोर्टर्स वगैरह क्या करते हैं ना कि नेताओं के बड़े बड़े वक्तव्यों को बड़ी सरलता से बहुत कम समय में वो क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे शॉर्ट हैंड का इजाद हुआ है, ठीक वैसे ही क्या किया गया था कि उस समय एक लिपि प्रचलित थी जिसको नस्तलीक लिपि कहते हैं, इसमें वर्णों को जोड़ करके धारा प्रवाह रूप से लिख दिया जाता होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि यहां से यहां तक आपको लग रहा होगा कि वो एक ही शब्द है, ठीक है। तो एक इस लिपि की चर्चा की गई है, दूसरी एक और लिपि के बारे में चर्चा की गई है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था, ठीक है। जो नस्तलीक लिपि थी ये क्या किया जाता था, शॉर्ट हैंड की तरह होता था, वर्ड्स को जोड़ जोड़ करके लिख दिया जाता था ताकि आप धारा प्रवाह बहुत जल्दी जल्दी चीजों को लिख सके। अगले में लिख रखा है कि फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था, तो डेट मीन्स आपको एनसीईआरटी बता रहा है कि कहीं ना कहीं फारसी और अरबी लैंग्वेज के साथ ये क्लोजली एसोसिएटेड था। उसके अगले में देखिए सिकस्त लिपि अधिक सघन संक्षिप्त और कठिन है, ठीक है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे को ये दो टर्म दे दिए जाए कि नस्तलीक क्या है और सिकस्त क्या है, तो ये दोनों लिपियों के नाम हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले में देखिए क्या लिख रखा है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल क्या लिख रखा है कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, इसने पहला वृत्तांत लिखा 1356 में, दूसरा वृत्तांत लिखा इसके 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त चूंकि इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि हजार सालों में क्या परिवर्तन हुआ, तो हमारे शैक्षणिक स्तर में परिवर्तन हुआ, इसमें बहुत बड़ा एक योगदान क्या रहा कि कागज पर हम लोगों ने अपने ज्ञान को लिखना सहेजना सीख लिया था। वैसे ही परिवर्तन आपको अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिले हैं, जैसे नई नई प्रौद्योगिकियों का आपको निर्माण होता गया है, ठीक है। उसके अतिरिक्त जैसे कि सिंचाई में रहट का, ठीक है, कताई में चरखे का, और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का, बारूद वाले हथियार जैसे मिसाइल्स वगैरह हो गए, राइट, उनका इस्तेमाल होता गया। इस उपमहाद्वीप में नए तरीके का खान पान भी आया, जैसे आलू पुर्तगाली लेकर के आए, ठीक है, मक्का हो गया, मिर्च हो गया, मक्का वगैरह आपको कहां से, तो सेंट्रल अमेरिका से इसकी कहानी शुरू हुई है, ठीक है। मिर्च वगैरह हो गया, चाय और कॉफी, ठीक है। तो ये नई नई चीजें भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं आपको भारतीय उपमहाद्वीप में। उसके अगले में देखिए एक समुदाय के बारे में आपको बता रखा है जो क्षत्रियों का समुदाय है। कुछ समुदायों का महत्व बढ़ा है, उसमें से एक राजपूत थे जिसका नाम हुआ राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, ठीक है। जैसे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण थे जिनमें से एक क्षत्रिय थे, जो लोग लड़ने में कैपेबल हैं, लोगों की रक्षा करने में कैपेबल हैं, उनको क्षत्रिय कहा गया। आगे जाकर के क्या हुआ है कि वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था निकली है, और एंशियंट टाइम के जो क्षत्रिय लोग थे ना,
वही आगे आने वाले समय में जाति के रूप में राजपूतों में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, हालांकि 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो वही जो आपको बता रखे हैं कि आपको वर्ण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्षत्रिय एक वर्ण है, आगे जाकर के ये पेशेगत विशिष्टता से हट करके जन्म आधारित योग्यता को महत्व दिया जाने लगा, और जो एंशिएंट टाइम का आपको क्षत्रिय है वही आगे चल करके राजपूतों में परिवर्तित होने लगा। इसमें आते कौन कौन से लोग थे, तो सेनापति और सैनिक आते थे। ठीक है, कवि और चारण लोग क्या करते थे कि राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिमान का गुणगान करते थे। ठीक है, जैसे जो भी चारण भाट वगैरह होते होंगे ना, ये लोग क्या करते थे कि अपने अपने राजा, अपने अपने सैनिकों का बखान करते थे ताकि जो विपक्षी पक्ष है उसके मन में क्या हो, भय व्याप्त हो। ठीक है, जैसे आज के समय में देखिए तो बीसीसीआई ने आकाश चोपड़ा जैसे लोगों को चारण भाट के तौर पर छोड़ रखा है, जो आपको एमपीएल और माई सर्कल और तमाम जुए वाले ऐप्स को प्रमोट करने के लिए रखे गए हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से क्या था कि उस समय के जो कवि और चारण लोग थे वो लोग क्या करते थे कि अपने अपने लोगों की बातों का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठों ने उठाया, सिखों ने उठाया, जाटों ने उठाया। अहोम, अहोम आपको कहां पर मिलते हैं, तो अहोम आपको मिलते हैं असम में, और कायस्थों ने उठाया। ठीक है, और कायस्थ लोग क्या होते हैं, ठीक है, जो बिहार में लाला जी लोग होते हैं, मुख्यतया लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। पर्यावास एक शब्द दे रखा है, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। जिस जगह पर भी आप रहते हैं ना, वहां जिस तरीके का सामाजिक जीवन आप जीते हैं या आपकी आर्थिक जीवन शैली होती है उसको पर्यावास कहते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री वगैरह के पास आप रहेंगे तो वहां देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर का बोलबाला होगा, किसी गुड्स का आपको प्रोडक्शन हो रहा होगा, राइट, तो वहां का जो, अच्छा, इन्हीं के आधार पर वहां का जो वातावरण भी होगा कुछ दूषित होगा। तो यही सारी मिलकर के चीजें आपको पर्यावास का निर्माण करती। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें जानने के लिए आपके एक और व्यक्ति का नाम दे रखा है कि मिस्र के कोई इतिहासकार थे, शिहाबुद्दीन उमरी। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि शिहाबुद्दीन उमरी कहाँ के थे, तो ये मिस्र के थे। ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या लिखा है, तो मसालिक अल अबसर लिखा है। ठीक है, इसके अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के आने वाले प्रांतों की इस व्यक्ति ने एक सूची बनाई हुई है। तो बस आपको कम से कम नाम जानना है कि मिस्र के कोई कौन थे, तो शिहाबुद्दीन उमरी थे। इन्होंने मुस्लिक अल अबसर आपको लिख रखा है। फिर देखिए अमीर खुसरो के बारे में कुछ आपको बताया है कि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया है। ठीक है, इस व्यक्ति ने हेलो, इस व्यक्ति ने खजैह उल फतेह नाम से एक बुक लिखी है जिसमें दक्षिण भारत की आपको विजयों का वर्णन किया है, और साथ में इस व्यक्ति ने, अभी हम लोगों ने बात किया कि एक हिंदवी नामक भाषा के इजाद के लिए भी इनको जाना जाता है। तो ये व्यक्ति भाषाओं की जानकारी इकट्ठा करने में रुचि रखते थे, इसीलिए इन्होंने बताया है कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। जैसे सिंधी, सिंध का अधिकतर हिस्सा आज के समय में पाकिस्तान में है। लाहौर देखेंगे कि जो भी आपको पंजाब के दो हिस्से हुए, एक हिस्सा भारत को मिला, एक पाकिस्तान जैसा दुष्ट देश ले गया, तो वहीं पर आपको लाहौर हो गया। यहाँ या फिर जो द्वार समुद्री है, द्वार समुद्री इन्होंने मेंशन किया हुआ है दक्षिण कर्नाटक के तौर पर। तो एग्जाम में आपसे ऐसी ही ऐसी चीजें पूछी जाएंगी कि मिडिवल हिस्ट्री में द्वार समुद्री के नाम से किस जगह को जाना जाता था, तो ये दक्षिण कर्नाटक है। ठीक है, गुजरी देख सकते हैं, गुजरात को कहा जाता था। ठीक है ना, वहां पर प्रचलित भाषा को कहा जाता था।
आबरी तमिलनाडु में था, गौंडी जो है वो बंगाल में था। लास्ट क्लास में उन्होंने बात भी किया हुआ था कि गोंड का कोई शासक था राजा शशांक, जिसने हर्षवर्धन की फैमिली में कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। तो दैट मीन्स कि ये जो गोंड जगह है ये कहां पर थी, तो ये वेस्ट बंगाल में थी। ठीक है, तो भाषाओं के बारे में कुछ बड़ी अच्छी अच्छी बातें किस व्यक्ति ने बताई है, किसने इनके बारे में बता रखा है, तो आमिर खुसरो ने बताया है। ठीक है, इधर कुछ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें नहीं दे रखी हैं, बस लास्ट में एक छोटा सा चीज यहां पर मिलेगा। देखिए क्या लिख रखा है कि कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। क्योंकि 1000 सालों का कालखंड अगर आप देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी से, तो वो क्या होगा कि वो सल्तनत काल तक एग्जिस्ट करेगा, और सल्तनत काल में आपको क्या होगा कि इस्लाम इंडिया में प्रिवेलेंट हो रखा था, इसके अनुयायी भी ठीक ठाक संख्या में आ रखे थे। तो इसके जो धार्मिक विद्वान होते हैं ना, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री, इनको क्या कहा जाता था, उलेमा कहा जाता था। उलेमा लोग कौन लोग होते थे, जो विद्वान धर्मशास्त्री होते थे या आपको न्याय शास्त्री होते थे। ठीक है, हिंदू धर्म की भांति ही इस्लाम के अनुयायियों की भी अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या है। बोलते हैं इस्लाम में कि 72 फितने हैं, मतलब 72 टाइप के आपको लोगों की मान्यताएं हैं। ठीक है, उनके जो भी रिचुअल्स हैं वो 72 प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं। हालांकि वो बहुत सी बातों में एक दूसरे से क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिचुअल सबके आपको अलग अलग होते हैं। जैसे वोहरा कम्युनिटी आप गुजरात में जाकर के देखिए, तो उन लोगों का एक जीवित लीडर होते हैं उनके, ठीक है ना, जिसकी बातों को वो लोग एक्स्ट्रा महत्व देते हैं। अब सिया और सुन्नी की कहानी कुछ दे रखा है। सिया लोग कौन थे, जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। आगे जाकर के प्रोफेट मोहम्मद के मरने के बाद मुसलमान दो गुटों में बटे हैं। ठीक है, एक गुट का मानना था कि जो प्रोफेट मोहम्मद हैं, ही इज द चूजन वन, उनका चयन खुद ईश्वर ने किया है, तो उनका परिवार भी उतना ही सेक्रेड हुआ। ठीक है ना, और परिवार उनका सेक्रेड है, तो अगला उनकी मृत्यु के बाद जो भी लीडर वगैरह होगा ना, वो उन्हीं के परिवार से कोई हो। तो इसीलिए लिख रखा है कि जो सिया लोग थे वो पैगंबर साहेब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी लोग थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। वहीं सुन्नी लोगों का मानना है कि जब ऐसा कहीं पे प्रोफेट मोहम्मद साहब बोल करके नहीं गए कि अगला लीडर कौन होगा, तो लेट अस डिसाइड कि अगला लीडर कौन होगा, न कि ये जरूरी नहीं है कि उनकी फैमिली से ये चीजें आए। ठीक है, तो जो नए लीडर्स उभरते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था, खलीफेट कहा जाता था। और यही इसी चीज को लेकर के भारत में भी 1919 में एक खिलाफत आंदोलन, जो कि एक हिंदी का शब्द है, एक्चुअली में वो इंग्लिश का एक शब्द है खलीफा, यही, या खलीफेट। खलीफेट को ही हम लोग सामान्य भाषा में हिंदी में खलीफा कह देते हैं। क्या, तो सियाओं के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो जो उनके दामाद हैं पैगंबर साहब के, उनके दामाद अली को विधि सम्मत नेता मानते हैं, और वहीं जो सुन्नी लोग हैं वो क्या करते हैं कि खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। ठीक है, इस्लामी न्याय सिद्धांतों में दो धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, विशेषकर भारत में, एक हनफी है और एक सफ़ी है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि आपने सारे ईयर्स वगैरह याद कर रखे हैं, तमाम फैक्ट्स आपको पता है, लेकिन ये दो छोटे टर्म्स आपको पूछ देगा कि हनफी और सफ़ी क्या है, क्या? और तमाम आपके ईयर्स वगैरह याद किए हुए धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये हनफी और सफ़ी क्या है, तो इस्लामी आपको न्याय के सिद्धांत हैं। कैसे न्याय के सिद्धांत हैं, जो हनफी वाले होते हैं, इनका मानना है कि हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होना चाहिए, कि सीधे ये कुरान होना चाहिए। तो कुरान बेस्ड चीजों को हनफी मानते हैं। वहीं सफ़ी वालों में एक खलीफा सफ़ी आए और उनकी बातों को फॉलो जो लोग करते हैं, जो कि सर्वसम्मति आधारित आपको न्याय किया जाता है। जैसे सर्वसम्मति आधारित न्याय कि जैसे इस पूरे इलाके में माना जा रहा है कि वो व्यक्ति कुछ गलत काम करता है, तो आम लोगों से आप क्या करिए, राय मशवरा लीजिए और इसके आधार पर अंतिम न्याय करिए कि वो आदमी क्या करता है, गलत करता है या सही करता है।
तो एक बुक आधारित हनफी है और सर्वसम्मति आधारित आपको सफी है, और ये दोनों अपने आप में क्या हैं, तो इस्लामी न्याय के सिद्धांत हैं। तो इस पूरे चैप्टर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं चीजों को आप लोग एक बार देखेंगे, और ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाए।